आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भावी अध्यापक बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी लाभकारी साबित, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम 50+ कथनों को करने वाले हैं अध्ययन, और ऐसे प्रश्न जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में या तो पूछे गए कथन हैं अथवा परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कथन हैं, उन कथनों का अवलोकन आज की इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही अच्छी पाठचर्या आती रहे, तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर दीजिए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या ला सकें। तो साथियों बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला कथन। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकर्ता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा अरस्तु महोदय का। यानी अरस्तु महोदय ने चित्रकार अथवा कलाकार की बात अनुकरण को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है, यह कथन है रामविलास शर्मा का। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि यह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। और यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला कथन है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है साथियों की काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। और यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला कथन, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्ति मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। और यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला कथन है कि जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। यह कथन है क्षेमेंद्र महोदय का। अगला कथन है साथियों की भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूत की कोमलता का एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन साथियों की सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन, काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है साथियों की परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का।
अगला कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों का विद्रोह रहा है। और यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों का के प्रति विद्रोह रहा है। यह डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी को मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला रहीम दास के संदर्भ में कथन है कि उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का रहीम दास के संदर्भ में। अगला कथन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका जवाब आपने आचार्य शुक्ल बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला कथन साथियों कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवियों के कामों का साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन है कि आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लघुता है। और यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला कथन है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला कथन साथियों कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला कथन है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला कथन है साथियों कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस गरिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह उचित है। यह कथन है क्षेमेंद्र का। अगला कथन है कि कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीचे एक और जात ढूंढ लेती है। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुराने रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह नामवर सिंह का कथन है, डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला कथन है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जाति साहित्य है, वह हमारे जाति नवजागरण का साहित्य है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला कथन है कि आत्म अभिव्यक्ति ही मूल तत्व है जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह अज्ञेय का कथन है। अगला कथन है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। और यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। अगला कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गत हीनता और पर मुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके,
जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है कि काव्य जीवन प्रकृति का दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं है, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। और यह कथन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। अगला 36वां कथन साथियों है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों का पद, राम भक्त या वैधि मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन है साथियों कि आंसू कवि जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। और यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगला कथन है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला कथन है कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है उसके विरोध में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला कथन है कि शब्दों को जोड़ तोड़कर चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति में प्रतिकूल था। और यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। अगला कथन है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला कथन है कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगला कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन है कि भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। और यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला कथन साथियों मानव तथा अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला कथन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली अथवा पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है, आचार्य संहिता इष्ट सिद्ध की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। और यह कथन है रिचर्ड्स महोदय का। अगला कथन आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला है। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है कि 84 सिद्धों में कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात का खंडन वे आप ही थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द किरणा के प्रेमी थे, जीवन में नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है साथियों कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। यह कथन है मुंशी प्रेमचंद का।
अगला कथन है साथियों कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। और मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, यह मुंशी प्रेमचंद्र का कथन है। अगला कथन है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतकालीन कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। यह देव के संदर्भ में कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो साथियों आज की पाठचर्या यहीं पर लेगी विराम। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।